आज की वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड PYQ डिस्कस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसलेक्सिया। तो हमारा डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। इसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन है, अ क्लासरूम मेक्स द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स वाया ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियोस। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट रिच एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चे को अलग अलग तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, तो वो होता है हमारा इनपुट रिच एनवायरनमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच मेक्स यूज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो ग्रामर की स्ट्रक्चर होती है लैंग्वेज के अंदर, वो एक पैटर्न के अंदर होती है, सिलेक्टेड और ग्रेडेड पैटर्न होता है। तो ये हमारी एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। इसके अलावा जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। इसमें कोई सिलेक्टेड चीज़ आइटम्स नहीं होते। कंस्ट्रक्टिविज्म में भी बच्चा क्या होता है, नॉलेज खुद जनरेट करता है, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस बच्चे को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन मार्क एज असर्शन। तो असर्शन हमारा है, लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल सही है, जो लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव टूल होता है। रीजन है, लैंग्वेज हेल्प्स टू कन्वे सोशल मैसेज। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लैंग्वेज के थ्रू ही हम सोशल मैसेज को कन्वे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोसेस राइटिंग अप्रोच प्री राइटिंग इज। तो जो हमारी राइटिंग अप्रोच होती है, इसमें एक तरीके की प्रोसेस होती है, और इसमें पहली जो प्रोसेस होती है वो प्री राइटिंग होती है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ को लिखता है। तो ये एक पहली प्रोसेस होती है, जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। वन एलिमेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स जनरेट पोटेंशियल टॉपिक्स एंड राइटिंग आइडियाज़। तो प्री राइटिंग क्या होती है, जिसमें टॉपिक दिया जाता है और बच्चा उससे रिलेटेड आइडियाज़ को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्टोरीज एट फाउंडेशनल स्टेज। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा, एक्सप्लिसिटली टेल मोरल वैल्यूज़। तो मोरल वैल्यूज़ फाउंडेशनल स्टेज होती है हमारी, उसमें जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है तो वहाँ पे मोरल वैल्यूज़ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि बच्चे का उस टाइम पे जो टीचर का जो मेन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि बच्चा रीडिंग को एंजॉय करे, उसकी वोकैबुलरी इन्हेंस हो, न कि मोरल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिडक्टिव अप्रोच टू टीचिंग ग्रामर सेज वी शुड फर्स्ट। तो दो तरह की हमारी टीचिंग ग्रामर जो टीचिंग में दो तरह की अप्रोच है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, हमें रूल्स पहले आते हैं, रूल्स से ग्रामर की तरफ, रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल होगा, इसे इंडक्टिव, इसे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हमारा रूल की तरफ हम जाएंगे। तो हमें सिंपल दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कंप्रीहेंसिबल इनपुट इंक्लूड्स। जो ये कंप्रीहेंसिबल इनपुट है, ये जो स्टीफन क्रेशन है उन्होंने ये यूज किया है। कंप्रीहेंसिबल इनपुट में उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे को वर्ड्स पे फोकस ना करके उसको जो लैंग्वेज जब सिखाए तो उसमें जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा यूज करना चाहिए। इससे बच्चे की लर्निंग क्या होती है, जल्दी बच्चा सीखता है और वो लंबे समय तक रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने इनपुट्स पे कि एक्स्ट्रा इनपुट लैंग्वेज सिखाने के लिए
यूज़ करनी चाहिए। और इसमें हमारे पिक्चर्स हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है और ऑब्जेक्ट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीडिंग स्किल्स। पहला है, रीडिंग इज जस्ट द एबिलिटी टू डिकोड। तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि कोई जो रीडिंग होती है उसका जो मेन फोकस सिर्फ एबिलिटी उसको डिकोड करना नहीं होता, उसको उसकी मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। दूसरा है, चिल्ड्रन लर्न टू रीड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ रीडिंग। यस, तो बच्चा है एक्टिव होता है तभी वो रीडिंग सीखता है। तो ओनली बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एमर्जिंग लिटरेसी इज नॉट सपोर्टेड बाय वाइगोत्स्की। एमर्जिंग लिटरेसी क्या होती है? ये स्कूल में आने से पहले बच्चा जो सीखता है वो हमारी एमर्जिंग लिटरेसी होती है। जैसे बच्चा प्रॉपरली लिखने या पढ़ने से पहले बच्चा बुक को कैसे पकड़ना है, उसको कैसे हैंडल करना है, या स्क्राइबिंग, इस तरह की चीज़ें वो सीखता है। तो वो एमर्जिंग लिटरेसी होती है। और इसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होती। ये हमारा जो कंसेप्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का, वो बिहेवियरिस्ट का है, थॉर्नडाइक का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ए चाइल्ड रीड्स अ स्टोरी बुक ऑफ हर इंटरेस्ट, दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज रेफर्ड एज। अगर बच्चा इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा होता है तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंटेंसिव रीडिंग है, जो कि बच्चा डीपली किसी भी चीज टॉपिक को रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी नॉलेज गेन करने के लिए वो डीपली रीड करता है। स्कीमिंग में क्या होता है, मेन चीज़ें पढ़ता है। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो मेन हेडलाइंस देख लिखता है कि आज के न्यूज़पेपर में मेन क्या न्यूज़ आई है, तो वो स्कीमिंग होगी। स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे हम स्कैनर का क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक फैक्ट, स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड स्कैनर होता है। इसी तरह स्कैनिंग में भी क्या होता है, स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक चीज़ को, फैक्ट्स को ढूंढा जाता है। जैसे फ़ोन डायरेक्टरी में कि फ़ोन नंबर ढूंढना होता है, तो वो एक स्कैनिंग की प्रोसेस होती है। स्कैनिंग, उस तरह की रीडिंग को हम स्कैनिंग बोलेंगे। जो इंटरेस्ट के लिए बच्चा पढ़ेगा, अपनी इंजॉयमेंट के लिए रीड करेगा, वो होगी एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर डज एक्शंस विच लर्नर्स फॉलो एज डायरेक्टेड एंड लर्नर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक और यूज लैंग्वेज। तो बच्चा ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखता है और वो लैंग्वेज का यूज नहीं करता भी है तो बिल्कुल मिनिमम करता है, तो वो होती है हमारी TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट्स टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग दैट। तो फ्री राइटिंग क्या होती है कि इसमें बच्चे के दिमाग में जो भी चीज़ें आती है वो उस तरीके से उन चीज़ों को लिखता है, उसी फॉर्म में, उसी स्टाइल में वो लिखता है। तो ये बिल्कुल चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी है कि ये बच्चे अपने तरीके से लिखते हैं, उनके जो दिमाग में जो चीज़ें आती है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास 3 गिव्स हर स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज, वर्कशीट्स, राइटिंग टास्क, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, activities, recitation and storytelling by them across the term. She has recorded the performance of the learners to include in the overall performance assessment of the learners. तो जब टीचर के द्वारा अलग अलग तरीके से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, टाइम टू टाइम, और ये पूरे साल का उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है और वो जो रिकॉर्ड होता है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो में बच्चे का टाइमली जो टाइम के साथ जो प्रोग्रेस होती है उसका रिकॉर्ड टीचर के पास होता है और उस रिकॉर्ड को पोर्टफोलियो बोलते हैं। 97 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रीड्स एन अनसीन पैसेज, ही इज एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज रेफर्ड एज। तो क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से वो ढूंढता है, यानी कि स्पेसिफिक फैक्ट्स को ढूंढता है, तो इसलिए वहाँ पे वो स्कैनिंग करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड वांट्स टू कंडक्ट अ प्री राइटिंग एक्टिविटी। तो प्री राइटिंग में क्या होगा कि बच्चे को जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं और वो उस आइडियाज़ को लिखता है। एज ए पार्ट ऑफ राइटिंग टास्क असाइन टू स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कांट बी कंडक्टेड एज प्री राइटिंग एक्टिविटी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिवाइजिंग द ड्राफ्ट्स ऑफ देयर पार्टनर। ड्राफ्ट्स क्या होता है, जब बच्चा टॉपिक सोच लेता है और उससे रिलेटेड आइडियाज़ लिख लेता है तो वो एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो गया। ये बाद की एक्टिविटी होती है, प्री राइटिंग पहला स्टेप होता है, उसके बाद वो ड्राफ्ट तैयार करता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्री राइटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर आवर थॉट्स इज सपोर्टेड बाय। तो ये स्पियर-वोर्फ हाइपोथेसिस है। उन्होंने ये बताया था कि जो लैंग्वेज है वही हमारी थॉट्स को डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके हाइपोथेसिस के बारे में आगे की वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक प्रीमाइस ऑफ वाइगोत्सियन प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एसिमुलेशन, जो हमें पता है कि जो एसिमुलेशन वर्ड है वो जीन पियाजे द्वारा यूज किया गया था, इसलिए ये वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय पियाजे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा सर्टेन लैंग्वेज कंसेप्ट्स मस्ट बी टॉट व्हेन द चाइल्ड हैज रीच्ड द अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ कोग्निटिव मैच्योरिटी। जीन पियाजे ने बताया है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो पहले होती है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसलिए जो बच्चे की लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होगी कंसेप्ट्स की, वो एक कोग्निटिव स्टेज आने के बाद ही होगी। तो उन्होंने यही बताया है कि एप्रोप्रिएट कोग्निटिव स्टेज आने के बाद ही बच्चा सर्टेन लैंग्वेज कंसेप्ट सीखता है, उससे पहले वो नहीं सीख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नवमिता अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड हैज़ मेंटेन्ड अ क्लासरूम लाइब्रेरी एंड शी एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू रीड स्टोरीज। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि वो एक कल्चर ऑफ रीडिंग बच्चों में डेवलप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। असर्शन हमारा लर्नर्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टेक मोर टाइम टू डेवलप बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स देन कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, जिसे हम बिक्स भी कहते हैं, ये हमारी इसमें बच्चा डेली की जो लैंग्वेज होती है, डे टू डे की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज डेवलप होती है। और जो सेकंड हमारा है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें वो फॉर्मल लैंग्वेज सीखता है जो कि उसकी मदर टंग के बाद जो वो स्कूल में सीखता है। तो यहाँ असर्शन में दिया गया लर्नर्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टेक मोर टाइम, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डे टू डे की लैंग्वेज है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें ज़्यादा टाइम उसको कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज को गेन करने में लगता है। इसलिए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स में उसको कम टाइम लगता है, इसमें वो डे टू डे की लैंग्वेज सीखता है। रीज़न है कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी इज़ मोर कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड देन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। हाँ, तो ये जो कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी है वो भी हमारी बेसिक इंटरपर्सनल कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी में भी वो डे टू डे लैंग्वेज सीखता है। तो ये दोनों इंटरपर्सनल जो बिक्स है हमारा और जो कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी है, वो इन दोनों में डे टू डे लैंग्वेज सीखता है, और ये कॉन्टेक्स्ट बेस होती है, यानी कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में सीखता है। और जो एकेडमिक होती है वो स्कूल में सीखता है। तो इसलिए जो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगी वो होगी कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी। तो रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर ऑफ क्लास थर्ड आस्क द स्टूडेंट टू ड्रा ए स्टोरी एज सी नरेट्स इट।
दो थ्रू दिस एक्टिविटी विच लैंग्वेज स्किल कैन बी असेस्ड। तो नरेट किस में करेंगे, अगर क्लास टीचर कोई भी स्टोरी बच्चों के सामने नरेट करती है तो ये बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड्स एंड यूज न्यू वर्ड्स कैन बी अ रब्रिक फॉर असेसिंग। तो जब न्यू वर्ड्स बच्चा सीखता है तो वो वोकैबुलरी उसकी इनहेंस होगी, तो ये वोकैबुलरी को असेस करने का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एमरजेंट लिटरेसी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एमरजेंट लिटरेसी में क्या होता है, बच्चा फॉर्मली जब रीड और राइट करना सीखता है फॉर्मली, उससे पहले जो वो चीज़ें सीखता है वो एमरजेंट लिटरेसी में होती है और ये बच्चा घर से ही सीख कर आता है। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे बुक्स की हैंडलिंग होगी, स्क्राइबिंग हो गया, तो ये सब हमारे एमरजेंट लिटरेसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस। तो जब आपस में पीयर रिव्यू देते हैं तो उनको क्या है, फीडबैक मिलता है और जिससे उनकी हेल्प मिलता है कि वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी फॉर्मिंग लेटर शेप्स। तो लेटर की जो शेप्स हैं वो बनाने में बच्चे को दिक्कत आती है। जो राइटिंग होती है, राइटिंग की जब प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेचर ऑफ रीडिंग। चिल्ड्रन लर्न टू रीड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग जब बच्चा एक्टिव होके रीड करता है तभी वो रीड करना सीख पाता है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एक्टिविटी इन विच लर्नर्स हियर और रीड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टेक्स्ट देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। तो ये जिक्सा डिक्टेशन होती है। जिक्सा में क्या होगा कि टीचर द्वारा मान लिया कोई सेंटेंस दिया है तो उसके वर्ड्स को टीचर आगे पीछे कर देंगे और जो बच्चा है उसको सही जगह पर फिट करेगा, तो ये होगा जिक्सा डिक्टेशन। यानी कि एक सेंटेंस के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर बच्चों को उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइटिंग एक्सपीरियंसेस प्रमोट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो जो राइटिंग और रीडिंग होती है हमारी दोनों इंटर रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन को प्रमोट करेंगी। राइटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग वोकैबुलरी। तो बच्चा लिखेगा तो वर्ड्स भी सीखेगा तो उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन टेक्सचुअल कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। क्या हेल्प नहीं करेगा, अल्फ़ाबेट चार्ट्स, क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, वर्ड्स को नहीं सीखेगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 2 मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो जो 2 मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट हमारी फॉर्मेटिव एंड समेटिव, इसको हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि समेटिव मतलब सार, यानी कि एंड ऑफ द जो ईयर होता है तब उसका असेसमेंट लिया जाता है बच्चे का। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जब ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग लर्निंग फेज बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। ये यूनिट टेस्ट के रूप में, क्विज़ेस के रूप में लिया जाता है। और जो एंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट में आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूसली थ्रू द लर्निंग फेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम? हैविंग सम स्टूडेंट एज मॉनिटर्स इन द क्लास। जैसे कि बाकी के ऑप्शन अगर हम देखेंगे, अडोप्टिंग ए मल्टीलिंगुअल अप्रोच, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अडोप्ट करना चाहिए, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होना चाहिए, गिविंग टीम टास्क, बच्चों को सभी को इंक्लूड करके टीम टास्क देने चाहिए। तो बाकी तो हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और इरिलीवेंट हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पर ही सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग और राइटिंग P as B और 6 as 9 इज अ कॉमन एरर अमंग चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। तो रीडिंग से रिलेटेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिसलेक्सिया होती है और राइटिंग से डिस्ग्राफिया। यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन में हमारी डिसेबिलिटी है अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, उसको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग हर तरह की स्किल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बच्चे का ब्रेन डैमेज होता है। इसलिए जो अफेजिया को हमें लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करके याद रखना है कि अब अफेजिया में बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल इज नोन एज। ये पहले भी क्वेश्चन में आया है कि बिक्स। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल में क्या होगा कि बच्चा डे टू डे कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है वो सीखता है। और जो हमारा कैल्प है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये स्कूल में बच्चा जब फॉर्मली आ जाता है तब ये लैंग्वेज सीखता है। कोग्निटिव को हमें फॉर्मल से याद रखना, स्कूल में आने के बाद जो बेसिक होता है वो घर पे सीखता है, डे टू डे यूज की लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए टीचर टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स देम कॉन्टेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन लिटिल कन्वर्सेशन। तो जब कॉन्टेक्स्ट बेस की जब कॉन्टेक्स्ट बेस मेथड यूज़ किया जाता है तो वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। इसमें बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है और उन पर बच्चा अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होगा कि एक पहले बच्चा ग्रामर के रूल्स सीखेगा और फिर उस लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाएगा। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सीखता है, उसी लैंग्वेज का यूज होगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड में लिसनिंग पे और रिपीटिंग पे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे को वो लैंग्वेज बार बार सुनाई जाती है और वो उसको बार बार उससे रिपीट करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टेड ऑफ टीचिंग एक्सप्लिसिटली। जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज़ किए जाते हैं, ये हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट टू प्रोपेगेट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। तो जो कल्चर होता है हमारा फोक टेल्स में होता है, जिसमें फोक टेल्स में क्या होगा कि जो वहाँ की लोकल स्टोरीज होती हैं वो बच्चों को सुनाई जाती हैं। तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है मल्टीकल्चरलिज्म है उसका जो मोस्ट रिलेवेंट मेथड है वो फोक टेल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बच्चों का फाउंडेशनल स्टेज में लिटरेचर होता है वहाँ पे मोरल वैल्यूज़ में जो रीडिंग होती है उसमें मोरल वैल्यूज़ पे फोकस नहीं होता, बल्कि बच्चे रीडिंग को एंजॉय करें, उनकी वोकैबुलरी इन्हेंस हो, इस तरह का टीचर का फोकस होता है। और जो उनका लिटरेचर है बिग साइज़ का होना चाहिए, फैमिलियर वर्ड्स होने चाहिए, एनिमल करैक्टर्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव पिक्चर्स होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उन्होंने 3 तरह के डोमेन ऑफ लर्निंग दिए हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कोग्निटिव।
सोशियो कल्चरल इसका पार्ट नहीं है। इफेक्टिव यहाँ पर जो इमोशनल वैल्यूज़ है उससे रिलेटेड है। साइकोमोटर में फिजिकल मूवमेंट से जो चीज़ें सीखता है। कोग्निटिव में मेंटल प्रोसेस रिलेट करती है। आगे की वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर 133 है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन आई ड्रू नियर टू इट। जो ड्रू होता है हमारा ड्रा की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन। पार्ट ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करना है। टू डाई विद ग्रीव, तो विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 135 हमारा ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर। तो ओनली तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल टीचर द्वारा, ओनली टीचर द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने 3 तरह के असेसमेंट किए हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो जो ड्यूरिंग द क्लासरूम होता है जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो एंड ऑफ द ईयर ऑफ द लर्निंग, मतलब जो सीखा है उसका असेसमेंट वो लास्ट में होता है ऑफ, जिसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और जो असेसमेंट एज असेसमेंट होता है वो बच्चा खुद अपना असेसमेंट करता है, सेल्फ असेसमेंट होता है बच्चे का। तो ये ओनली बाय टीचर नहीं हो सकता ये, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन लर्निंग बिकॉज एरर्स आर अ विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स एंड देयर स्टेज ऑफ लर्निंग। तो एरर एनालिसिस को इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया है कि अगर बच्चा एरर कर रहा है तो इसका मतलब वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, स्टेज ऑफ लर्निंग ही होती है एक तरीके से। तो एरर को यहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट के रूप में नहीं बल्कि पॉजिटिव कंसेप्ट के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय स्टीफन क्रेसन। मॉनिटर हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है वो स्टीफन क्रेसन ने दिया था। उन्होंने एक्वायर्ड और लर्निंग लैंग्वेज की बात की है। जो एक्वायर क्या होता है कि बच्चा जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज सीख के आता है, एक्वायर करके आता है, वो एक्वायरमेंट होती है बच्चे की लैंग्वेज की। एक्वायर मतलब ए से शुरू हो रहा है, तो बच्चा पहले ए लेटर आता है, तो इस तरीके से जो पहले बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर्ड करता है और स्कूल में आकर फिर वो लर्न करता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस में उन्होंने ग्रामर के रोल को बताया है कि जो ग्रामर का क्या रोल होता है बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, वो उसने क्या सीखा है उसको चेक करने का काम होता है, मॉनिटर करने का काम होता है। ग्रामर्स रूल को मॉनिटर करता है। तो जो लर्न ग्रामर होती है वो एक्ट एज अ मॉनिटर करती है टू चेक करेक्ट लैंग्वेज, कि उसने जो लैंग्वेज लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्न। तो एक्वायर्ड मॉनिटरिंग करने के काम नहीं होता, बल्कि ग्रामर है जो वो मॉनिटर करती है। जो ग्रामर्स के रूल है उससे हम मॉनिटर करते हैं कि जो हमने सीखा वो सही है या गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है इनके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका ये कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सीटेट में तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग द लेक्चर होती है,
तो इसलिए एंड ऑफ द सेशन नहीं होती, फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑफ द सेशन हमारी समेटिव होती है जिसमें सार निकालना होता है। When a beginner reader uses his or her general knowledge about the text, theme, cultural aspects, etc. to make sense of specific textual content is called top-down approach. टॉप-डाउन अप्रोच में क्या होता है कि मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की तरफ जाया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ से सेंटेंस से वर्ड्स की तरफ ऐसे आया जाता है। तो बच्चे की जनरल नॉलेज, फिर उसका बच्चे की पहले जनरल नॉलेज होती है, फिर उसको अपने जो एनवायरनमेंट है, अपनी सराउंडिंग है, उसके साथ वो रिलेट करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल की तरफ आता है टॉप डाउन अप्रोच में। जबकि बॉटम डाउन अप्रोच में क्या होगा, पहले वो रियल लाइफ से रिलेट करेगा, फिर वो फॉर्मल की तरफ जाएगा, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो यहाँ जो अप्रोच होगी जनरल नॉलेज से स्पेसिफिक टेक्सचुअल कंटेंट की तरफ आएगा, वो है टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू क्यूमिन्स इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस विच ऑफ दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी इन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। कोग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में क्या होता है कि बच्चा जो स्कूल में फॉर्मल लैंग्वेज सीखता है उसको उसकी सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे हम। फर्स्ट लैंग्वेज उसने जो मदर टंग हो गई उसकी, तो उसकी जो मदर टंग होगी, मान लिया वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके बाद वो सेकंड लैंग्वेज सीखता है, तो उन दोनों को ये इंटरडिपेंडेंट कर होती हैं। तो उन्होंने क्यूमिन्स ने यही हाइपोथेसिस दी है कि जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती हैं। कब होती हैं, जब वो उनको फॉर्मली सीखता है, ना कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बात नहीं हुई, कि जब उनको फॉर्मली सीखता है। इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जस्टिफाई स्टार्टिंग रीडिंग स्किल with words and short story texts instead of letters and alphabets. तो सेपरेट लेटर्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज देन वर्ड्स। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो सेपरेट लेटर्स होते हैं, जैसे बच्चा अल्फ़ाबेट सीखता है तो वो तो जल्दी सीख जाता है, लेकिन जब वो वर्ड्स पढ़ना शुरू करता है तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो वर्ड्स को रीड करना डिफ़िकल्ट होता है, ना कि सेपरेट लेटर्स को। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंग्विस्टिकली करेक्ट अबाउट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस बिटवीन आर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो जो लैंग्वेज होती है और बोली होती है हमारी और भाषा होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वेल डिफाइंड डिफरेंस नहीं है कि भी उसमें ग्रामर के रूल अलग होंगे या जो लैंग्वेज है उसमें अलग होंगे, बोली में अलग होंगे। सिर्फ एक सोशल डिफरेंस होता है, ना कि कोई वेल डिफाइंड फॉर्मल डिफरेंस नहीं होता। सोशल डिफरेंस होता है कि किसी जगह की बोली कुछ और हो सकती है, किसी जगह की और अलग हो सकती है, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरा इज ए 7 month old infant. She is now making vocalization that combine consonants and vowels. She is communicating using which of the following? जो हमारा पहला ऑप्शन है कोइंग, ये होता है 2 से 4 साल के महीने, 2 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं वो केवल वावल साउंड्स निकालते हैं, आ ई ऊ इस तरीके की साउंड निकालते हैं, तो वो कोइंग होती है। और जो बैबलिंग होती है, एक ही साउंड को वो रिपीट करते हैं, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट और वावल साउंड हो जाए, जैसे ब ब ब
म। तो ये 6 से 9 साल के महीने का बच्चा करता है। तो यहाँ पे जो वीरा वो 7 मंथ की है, तो वो बैबलिंग कर रही है, यानी कि एक ही कॉन्सोनेंट और वोवल्स की साउंड को मिलाकर ब, तो वो उसको रिपीटली यूज़ करती है। और कोइंग में 2 से 4 महीने का बच्चा होता है जो कि सिर्फ वावल साउंड निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी 2 तरह की होती है हमारी, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन हमारा राइटिंग और स्पीकिंग से होगा। रिसेप्टिव में क्या होगा, गेन करेंगे वर्ड्स को, जैसे कि रीडिंग के थ्रू या फिर लिसनिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो कंसेप्ट है हमारा LAD का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, वो नोम चॉम्स्की ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर जो है जन्मजात एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। तो उनमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं है, हाउ चिल्ड्रन लर्न फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हुई कि जो बच्चे हैं इडियम्स, जो मुहावरे वगैरह होते हैं या फिर अलंकार होते हैं, वो कैसे सीखते हैं, उसको नहीं एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। बल्कि उन्होंने बताया है कि बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, और जो स्टार्टिंग्स के ईयर होते हैं 4-5 साल में, वो जल्दी से कैसे भाषा को सीखते हैं, कैसे जो लिंग्विस्टिक इनपुट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। तो ये नोम चॉम्स्की ने ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन स्पीच कम्युनिटी इट इज ऑब्जर्व दैट एस इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली बाय 2 डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स। दिस डिफरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएबल। तो ये जैसे डायलेक्ट्स और लैंग्वेज की बात हुई थी, तो जो एस को है वो मतलब बोली अलग हो सकती है, वो डायलेक्ट अलग हो सकती है, तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज। जो मदर टंग है का यही कंसेप्ट है कि जो मेन इसका जो फोकस यही है कि जो बच्चे की जो स्कूलिंग है वो मदर टंग से होनी चाहिए, होम लैंग्वेज से होनी चाहिए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग टेक्स्ट कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज। तो जैसे पहला ऑप्शन हमारा स्कीमिंग इज मोर एप्ट फॉर रिव्यूइंग वाइल स्कैनिंग हेल्प्स मोर विद आंसरिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्कीमिंग और स्कैनिंग को रिवाइज करना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो स्कैनिंग होती है वो स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढने के लिए होती है, और जो स्कीमिंग होती है वो जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ने के लिए होती है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा है स्कीमिंग इज मोर अबाउट इन डेप्थ रीडिंग वाइल स्कैनिंग इज मोर ऑफ कर्सरी रीडिंग। तो जो थोड़ा बहुत डेप्थ होती है वो स्कीमिंग के अंदर ही होती है, क्योंकि इसमें स्कीमिंग में अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रहे हैं तो वो उसकी हेडलाइंस को तो कम पढ़ा जा रहा है, लेकिन स्कैनिंग में तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर फैक्ट को ही ढूंढा जाता है, बाकी जो वहाँ पे रीडिंग कंटेंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो स्कीमिंग क्या होती है, मोर डेप्थ रीडिंग होती है एज कंपेयर टू स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज टू आस्क अबाउट थिंग्स इवेंट्स एंड फिनोमिना अराउंड देम विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड। तो जहाँ पे ह्यूरिस्टिक क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें वो आसपास के जो इवेंट्स की बात होती है, सराउंडिंग की बात होती है, जो ह्यूरिस्टिक होती है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है इन्फॉर्मेटिव में मतलब एक फैक्चुअल नॉलेज होगी उसको पास कर दिया जाएगा, लेकिन खोज विधि लगा लो, एक तरीके से बच्चा अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है, उस तरीके से वो सीखता है, ह्यूरिस्टिक हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है 109 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इनेबल्स ह्यूमंस टू टॉक अबाउट विच things which are not present in immediate time and space। जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर
जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा फीचर होता है इसमें टाइम और स्पेस से इरिलेवेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि मैं पिछले गर्मियों में शिमला गया था, तो वो प्रेजेंट की बात नहीं हो रही टाइम की, वो टाइम पहले के पास्ट की बात हो रही है, तो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन हमारा डिस्क्रीटनेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम वर्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जैसे कैट और बैट दोनों लग रहे हैं एक जैसे बोलने में, लेकिन दोनों सेपरेट हैं, डिस्क्रीट साउंड्स हैं। सी से शुरू हो रही है, एक बी से शुरू हो रही है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है, इसमें क्या है, ग्रामर पे फोकस होता है। लैंग्वेज को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन जैसे आर्बिट्रेरीनेस है, इसमें वर्ड का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि रियल वर्ड में एप्पल क्या होती है, राउंड होती है, स्वीट होती है, लेकिन जो लेटर्स होते हैं APPLE और वो अलग तरीके से दिखते हैं। तो यानी कि अगर कोई चीज़ का नाम है जैसे बॉल है, तो बॉल के लेटर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में बॉल राउंड होती है, तो उसका थिंग का और उसके लेटर्स का कोई रिलेशन नहीं होता आर्बिट्रेरीनेस में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैंग्वेज का ऐसा फीचर कि जिसमें हम टाइम और स्पेस, अगर हम कहीं एक जगह पर हैं तो हम दूसरी जगह की बात कर सकते हैं, तो वो टाइम स्पेस के बियॉन्ड बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट कंसिडर्ड एज मार्क ऑफ रीडिंग विद कंप्रीहेंशन? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो जो लेटर और अल्फ़ाबेट्स है उसके ऊपर फोकस हमारा जो है मेन, इसका पर्पस नहीं होता। कंप्रीहेंशन में लेटर और अल्फ़ाबेट्स पे अगर उसको समझना है तो उसके हम लेटर और अल्फ़ाबेट पे फोकस नहीं होता, बल्कि वर्ड्स और उसके मीनिंग पे होता है, उसकी कंक्लूजन पे होता है कि कंप्रीहेंशन में क्या इसका कंक्लूजन निकला है। Which of the following is not a feature of grammar translation method of second language teaching? फर्स्ट ऑप्शन हमारा communicating directly in second language and then comparing the rules of grammar of two language। तो grammar translation method में यही होता है, पहले हम ग्रामर्स के रूल्स सीखते हैं और फिर उसको हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ना कि पहले लैंग्वेज यूज़ करते फिर ग्रामर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। A teacher asked her students to reflect on how they have answered an experience-based question she gave them and what and how they were thinking when they wrote that answer. This is तो अगर बच्चों को उनके आंसर के बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है टीचर द्वारा, तो ये मेटाकोग्निशन है, यानी कि उनकी थिंकिंग के बारे में ही थिंक करने के लिए बच्चे को बोला गया है। मेटाकोग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, यानी कि वो अपने आंसर के बारे में रीथिंक करेंगे, दोबारा से सोचेंगे। मेटालिंग्विज्म हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है और मेटासिमोटिक्स हमारा सिंबल से रिलेटेड होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग क्रिएशन हाइपोथेसिस इज सिमिलर टू वाइगोत्स्की ZPD? तो जो क्रिएशन का इनपुट हाइपोथेसिस है वो वाइगोत्स्की के ZPD से सिमिलर है। उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे के ZPD क्या होता है कि बच्चे को जो रियल उसका लेवल है और हेल्प करने के बाद उसका जो मैक्सिमम लेवल होता है वो उसका ZPD पॉइंट होता है। ऐसे ही अगर हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो इसको इनपुट हाइपोथेसिस देना ज़रूरी है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स का, जेस्चर्स का, पिक्चर्स का यूज़ करके बच्चे की लर्निंग को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा जा सकता है।
हमने यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड PYQ डिस्कस किए। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो मैं आगे ज़रूर बनाऊंगी ताकि इनसे रिलेटेड आपका कंसेप्ट फुली क्लियर हो सके और आपको CTET में हेल्प मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।